गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज की क्लास में हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में जो हम स्टार्ट करेंगे वो सेक्शन हमारा कौन सा होगा? एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स समझेंगे। बेसिक पॉइंट्स क्या कि सबसे पहले तो हम हिस्ट्री को अगर पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री या इतिहास हम कहते किसे हैं। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री की हम स्टडी क्यों करते हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं तो कोई तो उद्देश्य होगा। ठीक है, इसके बाद हमें आपके इसका कोई एक क्लासिफिकेशन भी पता होना चाहिए कि हिस्ट्री को हम कितने पार्ट्स में कैसे कैसे डिवाइड करते हैं और किस आधार पर डिवाइड करते हैं। ठीक, अगर डिवाइड किया है तो उसका कोई ना कोई आधार होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास का आपके अर्थ होता क्या है। तो नोट साथ साथ करते चलो आप लोग। तो सबसे पहले हिस्ट्री यानी कि इतिहास, इतिहास का अर्थ। तो इतिहास की अगर हम आपके बात करें, ठीक है, तो इतिहास आपके ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है। कौन से दो वर्ड से? पहला इति और दूसरा हास। ठीक है, इति का जो अर्थ होता है वो होता है क्या? ऐसा ही। और हास का अर्थ होता है हुआ होगा। तो इतिहास का मतलब आपके क्या हुआ? ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, यानी कि एज इट इज हैपेंड। ठीक, ऐसा ही हुआ होगा यानी कि एज इट इज हैपेंड। तो इतिहास के अंदर हम पढ़ क्या रहे हैं? जो हो चुका है, जो हो चुका है उसी की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी फ्यूचर पर्सपेक्टिव को हम इतिहास में नहीं देखते। ठीक है, यानी कि ये जो टाइम चल रहा है इससे पहले जो बीत चुका है उस सब की स्टडी हम करेंगे किसके अंदर? इतिहास के अंदर। ठीक, अब यहां समझना कि इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही हुआ होगा, यानी कि इसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्या रहे हैं? जो हो चुका है। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो हो चुका है उसे तो आप बदल नहीं सकते, वो तो हो चुका है, तो फिर हम इसकी स्टडी करते भी क्यों हैं? तो इतिहास का अध्ययन हम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं इतिहास की स्टडी? जिससे सीख सकते हैं। हम भारतीयों ने इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखा, यही सच है। बाकी के सबने सीखा है, हम लोगों ने कभी नहीं सीखा कुछ। तो सीखना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम भारतीयों ने कभी इतिहास से कुछ नहीं सीखा। अब यहां नेक्स्ट आगे याद रखना कि इतिहास, अब इतिहास की हम स्टडी करते क्यों हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप लोग तो इतिहास की जो स्टडी करते हो ये इसलिए करते हो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए करते हो, सस्ते है ये। बाकी का आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतिहास क्या था क्या नहीं था। अगर क्वेश्चन नहीं आते इतिहास से तो क्या आप लोग स्टडी करते? संस्कृत क्यों नहीं पढ़ते? एग्जैक्टली, क्योंकि संस्कृत आपके सिलेबस में नहीं है। अगर संस्कृत भी सिलेबस में होती तो संस्कृत भी आप लोग पढ़ते। ठीक है, अब अगर किसी एक इतिहासकार या हिस्ट्रीशियन के लिए अगर हम देखें तो किसी भी हिस्ट्रीशियन का आपके उद्देश्य एग्जाम क्रैक करना तो है नहीं, तो उसका क्या उद्देश्य होता है? वो क्यों इतिहास की स्टडी करता है? ठीक है, तो सबसे पहले समझना इतिहास की हम स्टडी आपके करते क्यों है। तो एक ह्यूमन नेचर होता है, मनुष्य का आपके एक व्यवहार होता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने पास्ट के बारे में जानना चाहता है। ठीक, अब आप लोग ही अपने घर पे पूछते होगे, ठीक, कि दादाजी क्या करते थे, दादाजी से पहले परदादा क्या करते थे, क्या रहते थे, कैसा सिस्टम था, क्या चलता था। हर व्यक्ति के अंदर क्या होता है? कहीं ना कहीं आपके एक ये पास्ट को जानने की एक इच्छा होती है। ठीक, कि हमारा खुद का, हमारे गांव का, हमारे परिवार का ये आपके पास्ट क्या था। ठीक, अब इतिहास के अध्ययन का सबसे पहला कारण तो यह है टू नो अबाउट अवर पास्ट, यानी कि अपने पास्ट के बारे में जानना। ठीक, इसके बाद में दूसरा पॉइंट समझना, इतिहास की स्टडी हम इसलिए भी करते हैं जिससे कि हम आपके ये जान सकें कि पास्ट में ऐसे कौन कौन से डिसीजंस आपके लिए गए थे जिन्होंने विध्वंस को बढ़ावा दिया हो। विध्वंस यानी कि डिस्ट्रक्शन।
ठीक है। और ऐसे कौन कौन से डिसीजंस थे जिन्होंने सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया हो, सृजनात्मकता यानी कंस्ट्रक्शन, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल इतिहास में हमेशा लिखा है कि जब भी आपके युद्ध हुए हैं इनसे विनाश हुआ है, इतिहास में, ठीक। मौर्य काल से लेके आप सेकंड वर्ल्ड वॉर तक देखें, युद्ध से हमेशा विनाश हुआ है, ठीक है। अब जब भी आपके भाईचारा बढ़ा है तो नई सभ्यताओं का सृजन हुआ है, ठीक है। तो इतिहास से हमें सीखना क्या है, पास्ट के वे डिसीजन जिन्होंने विध्वंस या डिस्ट्रक्शन को बढ़ाया है, उन डिसीजंस को क्या करना, भविष्य में रिपीट ना करना, ये हमें इतिहास से सीखना है। दूसरा, जिन डिसीजंस ने कंस्ट्रक्टिविटी यानी कि सृजनात्मकता को बढ़ाया है, सृजनात्मकता को बढ़ाया है, उन डिसीजंस को आपके बार बार रिपीट करना, ठीक है। तो इतिहास की स्टडी करने का आपके जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है, क्या होता है कि पास्ट के जो विध्वंसात्मक निर्णय रहे हैं उन्हें भविष्य में नहीं लेना है, और जो सृजनात्मक निर्णय रहे हैं उन्हें बार बार लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे एक और पॉइंट समझना, इतिहास की स्टडी इसलिए भी हम करते हैं टू नो अबाउट सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब आप यहां जो वर्तमान व्यवस्था में पहुंचे हो, रातों रात तो नहीं पहुंचे होगे, ठीक। इसके पीछे भी एक आधार रहा होगा, ठीक, कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ। मनुष्य तो पहले जंगलों में रहता था ना, जंगलों से आपके कैसे गांव बसे, गांव से कैसे शहर बसे, ठीक, किस तरह से आपके ये पूरा डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से हमारी सिविलाइजेशन एंड कल्चर का निर्माण हुआ, ठीक। ना पहले धर्म था, ना पहले जाति थी, पहले तो इंसान था। अगर हमारा ये जो कल्चर बना है तो समय के साथ धीरे धीरे ही डेवलप हुआ होगा। तो इतिहास के जो अध्ययन है उसका जो अगला ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, टू नो अबाउट अवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इतिहास के आपके अध्ययन हम कितने कारणों से करते हैं, 3 कारणों से, ठीक है। तो अब यहां नेक्स्ट याद रखना, हिस्ट्री की स्टडी हम करते क्यों हैं, नोट कर लो इसे। हिस्ट्री की स्टडी हम करते क्यों हैं। नोटेड। तो हिस्ट्री की स्टडी क्यों करते हैं, क्लियर हुआ, टू नो अबाउट अवर पास्ट, अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए, ठीक। टू नो अबाउट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव डिसीजंस ऑफ पास्ट, अतीत के आपके विध्वंसात्मक और सृजनात्मक निर्णयों के बारे में जानने के लिए, एंड टू नो अबाउट अवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब हम लोगों ने यहां एक आपके वर्ड देखा, कौन सा वर्ड, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सभ्यता एवं संस्कृति, ठीक है। तो अब हम यहां सबसे पहले यह समझ लें कि जब सिविलाइजेशन वर्ड होगा तो इसका अर्थ क्या होता है, और जब कल्चर वर्ड होगा तो इसका अर्थ क्या होता है। दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। तो पूरी हिस्ट्री में हम बार बार देखते हैं आपके सभ्यता संस्कृति, तो ये आपके सभ्यता और संस्कृति हम कहते कैसे हैं, सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आपके डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब समझना यहां सबसे पहले हम बात करें आपके सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता की। सभ्यता हम आपके कहते कैसे हैं, ठीक। जब कभी भी हम ह्यूमन लाइफ के इतिहास में, हमें मनुष्य ही पढ़ना है,
ठीक है, जब कभी भी हम ह्यूमन लाइफ के सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स यानी भौतिक पहलू जो दिखाई देते हैं, ठीक है, जब कभी भी हम मानवीय जीवन के भौतिक पहलू या दृश्य पहलुओं का अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता। तो दिखाई क्या देता है आपको? बिल्डिंग, रोड, ठीक, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बंदरगाह, यही सब तो दिखाई देता है आपको, ठीक है, या कहीं कोई टाउन प्लानिंग हो वो दिखाई देगी आपको, या कहीं गोदाम बना हो वो दिखाई देगा, ठीक, या फिर कहीं तालाब बने हो वो दिखाई देगा, ठीक है। तो अब यहां याद रखना, सिविलाइजेशन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं और इसी के आधार पर हम ये निर्णय निकालते हैं कि उस समय का मनुष्य कैसा होगा, ठीक है। अब यहां आगे पॉइंट समझना, सिविलाइजेशन वर्ड का जब भी हम यूज करते हैं तो हम सिविलाइजेशन वर्ड का यूज कहां करते हैं इतिहास में? पहला स्टोन एज सिविलाइजेशन, पाषाण कालीन सभ्यता, यहां सिविलाइजेशन वर्ड का यूज होगा हमेशा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। तो ऐसा क्या है जो हम इन दोनों जगह पर सिविलाइजेशन वर्ड का यूज करते हैं? तो सबसे पहले तो ये हम पाषाण कालीन सभ्यता या स्टोन एज सिविलाइजेशन पे आए। ये वो फेज था, तब तक किसी लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी, और जब स्क्रिप्ट नहीं थी तो कोई रिटन एविडेंस, कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं होगा। अगर हम पाषाण काल के बारे में जानते हैं तो कैसे जानते हैं? उस समय ऐसे हथियार मिले थे, कुल्हाड़ी मिली थी तो वहां मनुष्य ऐसा होगा, ठीक, छोटे हथियार मिले, बड़े हथियार मिले, नुकीले हथियार मिले, ठीक, या मिट्टी के बर्तन मिले, ये हमने देखा ही तो उस समय की गुफाएं मिली, गुफाओं में हमें पेंटिंग मिली, तो हमने इस आधार पर कहा जानवर तो पेंटिंग कर नहीं सकता, मनुष्य ही कर सकता है, तो मनुष्य गुफा में रहता होगा, ठीक। हथियार मिले, इस आधार पर हमने कहा कि मनुष्य ने हथियारों से क्या करता होगा? शिकार करता होगा। बर्तन मिले तो इन बर्तन में अपने खाने को स्टोर करता होगा, इसी के आधार पर पूरा स्टोन एज सिविलाइजेशन है, पाषाण कालीन सभ्यता, ठीक। अब इसके बाद में हम आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्क्रिप्ट तो थी लेकिन वो पढ़ी नहीं गई आज तक। अब जब पढ़ी नहीं गया है तो फिर हमें क्या पता क्या था क्या नहीं था। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसे कहते हैं? नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि इससे पहले आपके कभी नगरों के प्रमाण नहीं मिले, इसलिए हम कहते हैं नगरीय सभ्यता थी। हमारे पास बुक नहीं है इसकी कोई, बस हम देख के ही तो अंदाजा लगा रहे हैं कि इतने बड़े आपके नगर हो सकते हैं, ठीक। हमने कहा कि रोडें आपके राइट एंगल पे काटती हैं, तो नगरों में हमने देखा ना कि रोड्स काट रही है राइट एंगल पे, ठीक। फिर हमने आपके कहा कि यहां आपके दो पार्ट में सिटी प्लान होता था, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, ठीक। तो ये देखते ही तो बोल रहे हैं हम, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है लिखित, क्यों? क्योंकि जो स्क्रिप्ट है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। फिर हमें वहां मोहरें मिली तो हमने कहा कि यहां से बार्टर सिस्टम करेंसी सिस्टम में चेंज हो गया होगा, ठीक। फिर मोहरें कुछ ऐसी मिली जो आपके मेसोपोटामिया में भी मिली, तो हमने कहा कि ये विदेश व्यापार करते थे, इसी के आधार पर तो निष्कर्ष निकाला। फिर आपके वहां किसी योगी की मूर्ति मिली तो हमने उस आधार पर कह दिया शंकर भगवान की पूजा करते थे, ठीक है। बैल का आपकी मूर्ति मिली तो हमने कहा ये बैल की पूजा करते थे। प्रमाण कोई नहीं हमारे पास लिखित, सिर्फ हमें जो मिला उसके आधार पर हम कहते चले गए, ठीक है। जैसे कि हमें बंदरगाह मिला तो फॉरेन ट्रेड हमने बोल दिया, ठीक। तो यहां क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहां भी हम सिविलाइजेशन वर्ड लगाते हैं। तो सिविलाइजेशन का मतलब आपके ये होता है कि जब हम ह्यूमन लाइफ के फिजिकल एस्पेक्ट्स यानी भौतिक पहलू या दृश्य पहलू, विजुअल एस्पेक्ट्स के आधार पर स्टडी करें और उसके आधार पर अपने डिसीजन को दे दें, तो ये वर्ड क्या हो गया? सिविलाइजेशन, ठीक है। अब सिविलाइजेशन वर्ड पूरे इतिहास में आपको सिर्फ दो जगह दिखेगा, कहां? एक स्टोन एज और एक इंडस वैली। अब इसके बाद जब हम वैदिक एरा में आते हैं तो वहां वैदिक सिविलाइजेशन नहीं होता, वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति, आर्यंस कल्चर, आर्यों की संस्कृति। अब यहां कल्चर वर्ड से क्या तात्पर्य है? जब कभी भी हम ह्यूमन लाइफ के फिजिकल के साथ साथ नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स की भी स्टडी करने लगे तो ये वर्ड कहलाएगा कल्चर यानी कि संस्कृति। जब हम दृश्य पहलुओं के साथ अदृश्य पहलुओं का भी अध्ययन करने लगे, अदृश्य पहलू लाइक ह्यूमन लाइफ के सोशल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, ठीक, इसके अलावा रिलीजियस एस्पेक्ट, इथिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो अब हमने यहां देखा क्या?
हमने यहां ये देखा कि कल्चर या संस्कृति से आपके तात्पर्य क्या है कि जब कभी भी हम मानवीय जीवन के दृश्य के साथ साथ अदृश्य पहलुओं का भी अध्ययन करें, यानी कि मानवीय जीवन का समाज कैसा है, अर्थव्यवस्था कैसी है, राजनीति कैसी है, उस समय का धर्म कैसा है, पूजा पाठ कैसा है, जब इन सब की स्टडी करने लगे तो ये कंसेप्ट कन्वर्ट हो जाएगा कल्चर में। जब हम वैदिक कल्चर की तरफ आएंगे तो रिटन लिटरेचर थे ऋग्वेद सबसे बड़ा सोर्स, रीडेबल था, बिल्कुल रीडेबल है। उसी ऋग्वेद में ही तो लिखा है कि आपके आर्यों का धर्म क्या था, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, आर्यों का व्यवसाय क्या था, ठीक है, आर्यों की अर्थव्यवस्था क्या थी, सब कुछ उसी में ही तो लिखा है। ठीक, तो यहां अब आपके वैदिक एरा में हम क्या यूज करेंगे वर्ड, वैदिक कल्चर। तो ये दोनों वर्ड क्लियर हुए, सभ्यता और संस्कृति कहते किसे, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप इसे नोट कर लो, डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सभ्यता एवं संस्कृति। नोटेड। तो सिविलाइजेशन, तो सरल भाषा में हम समझें तो सिविलाइजेशन आपकी सभ्यता क्या है, ओनली फिजिकल और विजिबल एस्पेक्ट्स। सिर्फ जब हम दृश्य या भौतिक पहलुओं की बात करें तो ये होगा सिविलाइजेशन। रोड, मकान, दुकान, बंदरगाह, एयरपोर्ट, ये सब सिविलाइजेशन के अंडर आएंगे। ठीक, सिविलाइजेशन वर्ड का यूज हम कहां करते हैं, स्टोन एज सिविलाइजेशन। क्यों करते हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास कोई रिटर्न एविडेंस नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, रिटर्न एविडेंस तो मिले हैं लेकिन उस स्क्रिप्ट को कभी पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, इसके बाद कल्चर वर्ड का जब भी हम यूज करेंगे तो कल्चर में आपके क्या है, जब हम ह्यूमन लाइफ के फिजिकल यानी कि विजुअल के साथ साथ इनविजिबल एस्पेक्ट की भी स्टडी करें तो ये कंसेप्ट आपके कहलाएगा कल्चर। ठीक है, इनविजिबल एस्पेक्ट में सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, लीगल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, इथिकल सिस्टम, इन सब की स्टडी करना शुरू कर दें तो ये क्या कहलाएगा, कल्चर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल वैदिक कल्चर। अब यहां आगे समझना कि सिविलाइजेशन एक नैरो कंसेप्ट है और कल्चर एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। सिविलाइजेशन सिर्फ किसका एक पार्ट है, कल्चर का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो सभ्यता और संस्कृति क्लियर होते गए। ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे पास कोई आधार नहीं है। हमने क्या बताया, हमने इकोनॉमी, वहां हमने सिर्फ मोहरें देख के बता दी कि यहां आपके क्या है कि आपके करेंसी सिस्टम होता होगा। जरूरी नहीं है होता हो, बच्चे खेलते हो उससे, कैसे उस बात को कैसे झुठला सकते हो आप, नहीं झुठला सकते ना। पढ़ते इस आधार पे हैं कि जब वहां ये चीजें हमें मिली
तो ये चीजें जब हमें वहां मिली तो हमने आपके ये एजम्पशन लगाया है, वो सिर्फ मान्यताएं हैं, कोई रिटर्न नहीं है। रिटर्न तो हमें ऋग्वेद से पहले का कोई प्रमाण कभी मिला है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो दो प्रकार के सोर्स होते हैं इतिहास का अध्ययन करने के। एक होते हैं हिस्ट्रिकल सोर्स ऐतिहासिक, और एक होते हैं आपके लिटरेचर सोर्स साहित्यिक। ठीक है, अब हम आपके दोनों सोर्सों में आ जाएं। हिस्ट्रिकल सोर्स का मतलब जैसे कि आपके मनुष्य है, इसने सबसे पहले शिकार करना शुरू किया होगा तो इसने क्या किया होगा, हथियार बनाए होंगे, आर्म्स, हथियार हो गए हिस्ट्रिकल सोर्स। अब जब इसने खेती करना शुरू किया होगा तो इसने अनाज रखने के लिए या अपना फूड आइटम रखने के लिए बर्तन बनाए होंगे, बर्तन हो गया हिस्ट्रिकल सोर्स। इसके बाद में हिस्ट्रिकल सोर्स में अब हम आपके और आगे आए, जब आपने वार्टर सिस्टम करेंसी सिस्टम में चेंज किया होगा तो कॉइन्स बने होंगे, ये हिस्ट्रिकल सोर्स में आ गए। अब जैसे ही ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ेगी तो अब इन्होंने मूर्तियां बनाना शुरू की, वो आपके हिस्ट्रिकल सोर्स में आ गया। फिर आपके मूर्तियों के बाद में क्या हुआ, महल, मंदिर, गुफाएं, ठीक है, इस टाइप की नई चीजें शुरू हुई, ये हिस्ट्रिकल सोर्स में आ गया। अब लिटरेचर सोर्स का मतलब क्या हुआ कि कोई साहित्य हो और वो लिखा हुआ हो। हमारे पास में ओल्डेस्ट रिटन लिटरेचर जो है वो है ऋग्वेद, इससे पहले के सारे हिस्ट्रिकल सोर्स हैं। हिस्ट्रिकल सोर्स पे हम अनुमान तो लगा सकते हैं लेकिन कंफर्मेशन नहीं कह सकते। आप किसी को बुखार है, हाथ पकड़ लो, आप बुखारी बता सकते हो उसे, ये नहीं बता सकते कि इसे टाइफाइड है, इसे मलेरिया है, जब तक उसका टेस्ट नहीं होगा। बस ये डिफरेंस दोनों में आ जाएगा। ये आपने कह दिया कि यहां नगरीय सभ्यता थी, ये आपने सिर्फ हाथ देख के बोल दिया कि हाथ गर्म है तो बुखार है, लेकिन बुखार तो कई प्रकार के हो सकते हैं ना, हो सकता है वो आपके मलेरिया हो सकता है वो आपके टाइफाइड हो सकता है कोरोना हो। ठीक, कोरोना वाले का हाथ पकड़ लिया, फिर बाद में करे गड़बड़ हो गई, तो अगर पहले से ही पता होता तो पकड़ते ही क्यों। बिल्कुल। अब यहां अगर ये 100% आपके सही होता तो जो नई नई रिसर्च आपके इंडस वैली की आपके होती है वो रिसर्च कभी चेंज नहीं होती, वो स्थायी होती ना। ठीक, जैसे पहले हम कहते हैं कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर, फिर आपके रिसर्च आई कि राखीगढ़ी इज द बिगेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो बदल गया ना वो कंसेप्ट। ठीक, तो इसका मतलब हमने अनुमान के आधार पर वहां कह दिया। ठीक है, अब अभी नए अनुमान आ रहे हैं कि जो इंडस वैली की एज है इसकी वास्तविक एज उससे भी ज्यादा है। क्या दोनों अलग अलग होंगे? इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो राखीगढ़ी है सबसे बिगेस्ट, पूरा देखोगे तब भी राखीगढ़ी है बेस्ट। राखीगढ़ी का साइज ज्यादा बड़ा है। पहले मानते थे कि ये सबसे बड़ा नगर है, अब नहीं मानते, राखीगढ़ी बिगेस्ट साइट है इस समय। ठीक है, जब भी आप राखीगढ़ी पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा होता है बिगेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, नॉट इंडिया। ठीक, हम वर्ड क्या पढ़ते हैं, बिगेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब नेक्स्ट आगे आते हैं, तो यहां हम क्या देखते हैं कि जो हम अनुमान लगाते हैं ना, अनुमान कई बार क्या हो सकता है, भविष्य में जाके चेंज हो सकता है। क्या हमने जो ऋग्वेद में पढ़ा है उसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो लिखा हुआ है। ये है दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो एक हो गया एजम्पशन और एक हो गया कन्फर्मेशन। कोई किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है, तो यहां क्या है, जैसे कि हम इंडस वैली की बात करते हैं, कोई कहता है सूखा पड़ा, कोई कहता है बाढ़ पड़ा, कोई कहता है रिवर्स ने मार्ग चेंज कर दिया। ठीक, कोई कहता है कि आपके मलेरिया से इंडस वैली खत्म हो गई, कोई कहता है कि क्लाइमेट चेंज यानी कि आपके जलवायु परिवर्तन से इंडस वैली खत्म हुई है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना, तो सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये दोनों वर्ड क्लियर हुए होंगे। अब आगे नेक्स्ट अब हम देखते हैं हिस्ट्री का आपके क्लासिफिकेशन। ठीक, इतिहास को हम 3 पार्ट में आपके डिवाइड करते हैं। कितने 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हमने सोर्स क्या लिए हैं, क्लासिफिकेशन में हम सोर्स क्या रखते हैं, 2, एक हिस्ट्रिकल एविडेंस और दूसरा आपके लिटरेचर। 2 सोर्स होते हैं सिर्फ इतिहास के क्लासिफिकेशन के। ठीक, तो हमने दोनों सोर्स आपको बेसिक बता दिए। हिस्ट्रिकल एविडेंस, जैसे जैसे मनुष्य डेवलप होगा एविडेंस इसके बढ़ते जाएंगे। जैसे स्टोन एज पे आएंगे तो सिर्फ हथियार होंगी, गुफाएं होंगी।
फिर और आगे जाएंगे हम स्टोन एज में भी पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक पे, नियोलिथिक में आके बर्तन भी आ जाएंगे, ठीक, क्योंकि एग्रीकल्चर होने लगी थी, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सिक्के भी आएंगे, नगर भी आएंगे, बड़ी बड़े आपके क्या होंगे, मॉन्यूमेंट्स भी आएंगे, ये सब आपके हिस्ट्रिकल सोर्स हो गए, ठीक है। लिटरेचर सोर्स वहां से मिलेंगे जहां स्क्रिप्ट डेवलप हो चुकी होगी, और लिटरेचर सोर्स का हमारे पास में पहला जो ग्राउंड है वो है ऋग्वेद। इससे पहले का लिटरेचर सोर्स हमारे पास में कोई है ही नहीं। तो ये हमेशा याद रखना कि जब लिटरेचर सोर्स नहीं है तो उससे पहले हम एजम्पशन लगाते हैं, उससे पहले कंफर्म कुछ नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट, तो हमने आपके देखा कि इतिहास का जब कभी भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 भागों में करते हैं। एक प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास, और तीसरा आपके हिस्ट्री, ठीक है, तीसरा आपके हिस्ट्री, ठीक है। तो अब इन तीनों का आपके क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, सोर्स, एक हिस्ट्रिकल एविडेंस और एक लिटरेचर एविडेंस। सरल भाषा में दोनों में हम आपको यही समझा देते हैं कि ये जो आपके प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री है, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, हमें हिस्ट्रिकल एविडेंस के आधार पर इनका डिसीजन लिया गया है। किसके आधार पे, हिस्ट्रिकल एविडेंस, ऐतिहासिक साक्ष्य। ऐतिहासिक साक्ष्य का मतलब क्या हुआ, हथियार, बर्तन, उस समय की आपकी गुफाएं, ठीक है, उस समय के आपके जो मूर्तियां वगैरह हैं वो, क्योंकि इस समय आपके कोई स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुई। लेकिन इतिहास में जब हम जाएं तो यहां हिस्ट्रिकल एविडेंस भी मिलेंगे और हिस्ट्रिकल के साथ साथ क्या, लिटरेचर एविडेंस भी मिलना शुरू हो जाएंगे। ये आपके क्लासिफिकेशन का सबसे बेसिक पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो सबसे बेसिक क्या है कि प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास कुछ नहीं है हिस्ट्रिकल एविडेंस के अलावा। तो इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना ये 100% एजम्पशन है, ठीक। वो एजम्पशन आपके एग्जाम तक ही सही है, हो सकता है 5 साल बाद वो बदल जाए, लेकिन यहां नहीं बदलेगा जहां लिटरेचर सोर्स आ गया वहां, ठीक। ये था। तो ये हमने एक बेसिक डिफरेंस याद समझा कि 3 पार्ट में हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब एक एक करके समझ लें सबको, तीनों में आपके डिफरेंस है क्या। प्री हिस्ट्री हम किस टाइम को कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री हम किस टाइम को कहते हैं, और हिस्ट्री हम किस टाइम को कहते हैं। नोट कर लिया इसे। अब सबसे पहले समझना प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री यानी कि आपके प्राक इतिहास, इसे नोट कर लो फिर समझते हैं। आज की क्लास का जो आपका सबसे मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है, अपने ब्रेन पे आपको ये मैप बना लेना है कि हिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे है, नहीं तो इसमें ही आपके सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक। किसको किस आधार पर क्लासिफाई किया गया है, सिर्फ इस मैप को आप ड्रॉ कर लो कि ये आपके क्लासिफिकेशन किस आधार पे है, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यही क्लासिफिकेशन आपके पूरी हिस्ट्री को समझने में आपकी मदद करेगा। इंटरलिंकिंग यहीं से होगी आपकी हर चीज की, ठीक है।
कर लिए नोट? तो प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास, ठीक है। प्री हिस्ट्री का सबसे हम बेसिक पॉइंट समझें कि इसके क्लासिफिकेशन का आपके आधार क्या है, तो ये समझना प्री हिस्ट्री आपके वह टाइम है जहां हम पूरा विश्लेषण सिर्फ किस आधार पर कर रहे हैं, हिस्ट्रिकल एविडेंस, ठीक। पूरे के पूरे प्री हिस्ट्री आपके, ठीक, या प्राक इतिहास का जो हमने एजम्पशन लिया है सिर्फ हिस्ट्रिकल एविडेंस के आधार पर लिया है। या तो इस समय के मिले हुए अभिलेख, अभिलेख मतलब किसी भी सॉलिड सरफेस पे जब हम किसी सब पॉइंट को लिख दें, ठीक, तो ये क्या हो सकता है, यही लिखा हुआ आपके क्या कहलाएगा, अभिलेख। ये रॉक भी हो सकती है, कोई मेटल भी हो सकती है, किसी के भी ऊपर लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब यहां याद रखना इस समय के मिले हुए कॉइन, इस समय के मिली हुई मूर्तियां, स्टैच्यू, ठीक, बर्तन, स्मारक, मॉन्यूमेंट्स, और इसके अलावा आपके आर्म्स, हथियार, ये आपके इसके सोर्स हो गए। सिर्फ यही देख के हम अनुमान लगाएंगे कि इस समय आपके क्या हुआ होगा, ठीक है। ये वो फेज है हिस्ट्री का जब कोई स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुई थी, जब लिपि नहीं थी तो कोई आपके लिटरेचर भी नहीं होगा, तो यहां कोई लिटरेचर सोर्स नहीं है। अभिलेख पेंटिंग दोनों एक ही चीज है आपके। अब अभिलेख का मतलब जैसे हमने क्या ले रखा है, इसे हम आगे तक लेके जा रहे हैं ना, क्योंकि जब हम इस पे आएंगे ना यहां, तो यहां भी तो हिस्ट्रिकल एविडेंस है, यहां अभिलेख काम करेगा अब, ठीक। जैसे कि आपके अशोक के अभिलेख, ठीक, जूनागढ़ अभिलेख है, इसके अलावा आपके तमाम अभिलेख हैं। तो अभिलेख में आपने क्या देखा कि जब हम स्टोन एज पे हैं तब वो पेंटिंग है, और जब हम हिस्ट्री में आ जाएंगे तो यहाँ हिस्ट्रिकल एविडेंस में अब यहाँ आपके अभिलेख भी आपके काउंट होने लगेंगे। स्टोन एज में अभिलेख नहीं है, स्टोन एज में सिर्फ केव पेंटिंग तक है, नहीं, सिंपल। तो अब हम यहां लेते क्या है, तो हमने यहां ये देखा कि ये वो फेज है जब हम आपके क्या करते हैं, यहां आप और स्टोन एज में काउंट कर सकते हो, जैसे कि आपने काउंट किया क्या, वॉल पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, आर्म्स, जो हथियार आपके होते हैं वो स्टोन एज में ये आपको मिलेंगे, ठीक है। अब यहां कोई स्क्रिप्ट तो थी नहीं, तो लिटरेचर सोर्स कोई नहीं होगा, ठीक। प्री हिस्ट्री जो टाइम था आपके, ये 26 लाख बीसी से 3000 बीसी के बीच का आपके टाइम था। ये बीसी एडी तो कंसेप्ट क्लियर होगा, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर डेथ, ईसा मसीह के जन्म से पहले बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक, उसके बाद एडी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां आगे याद रखना 26 लाख बीसी से 3000 बीसी के बीच का ये टाइम था प्री हिस्ट्री का, ठीक। इस पूरे एज को हम कहते हैं स्टोन एज, पाषाण काल। अब क्वेश्चन यहां ये आया कि इसे स्टोन एज क्यों कहते हैं, पाषाण काल क्यों कहते हैं, ठीक है। ये जो आपके समय था आपके पाषाण काल, ठीक, इसे स्टोन एज हम इसलिए कहते हैं कि जब इस पृथ्वी का ओरिजिन हुआ तो कई स्पीसीज ने जन्म लिया होगा,
इन स्पीसीज में सबसे समृद्ध स्पीसीज, सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज ह्यूमन, मनुष्य। मनुष्य ने प्रकृति में होने वाले बदलावों के साथ खुद को आपके क्या किया, चेंज करना शुरू किया। इसीलिए आज मनुष्य क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और पृथ्वी पर सबसे आपके बुद्धिमान प्राणी भी है। ठीक है, तो अब यहां क्या था कि ये वो फेज था जब मनुष्य ने अपने सर्वाइवल का जो आधार है वो बनाया था स्टोन को। ठीक, जैसे कि हथियार ही क्यों ना हो, शुरुआत के सारे हथियार स्टोन के बने थे। ठीक है, तो आपके स्टोन एज का सीधा सीधा सा अर्थ आपके ये था, ये वो फेज था इतिहास का जब मनुष्य ने अपने सर्वाइवल का ग्राउंड सिर्फ स्टोन को बनाया था। एक पत्थर के आधार पर आपके मनुष्य ने क्या किया, अपना सर्वाइवल किया। ठीक, जब हम स्टोन एज की बात करें, इसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। वर्ल्ड में ये 26 लाख बीसी से 3000 बीसी तक का टाइम है, लेकिन इंडिया में आपके स्टोन एज 5 लाख बीसी से 3000 बीसी के बीच का टाइम है, क्योंकि इंडिया में क्लाइमेट चेंज इतने हुए हैं कि उस क्लाइमेट चेंज के कारण आपके पहले के सारे एविडेंस नष्ट हो चुके हैं, पहले के सारे एविडेंस नष्ट हो चुके हैं। ठीक, अब आगे समझना है, यहां ये जो स्टोन एज है, पाषाण काल, इसे भी हम आपके कहां कितने फेज में बांटते हैं, 3 फेज में, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ इतना समझना, पैलियोलिथिक ये वो फेज था जब मनुष्य सिर्फ हंटिंग करता था। क्या करता था, यहां शिकार करता था। ठीक, तो इसने पत्थरों का प्रयोग किस लिए किया, शिकार करने के लिए। ठीक, मीसोलिथिक एक ट्रांजिशन फेज था। ठीक, आगे बताएंगे, ये वो फेज था आपके पृथ्वी पर, आप लोगों ने सुना होगा एक आइस एरा का टाइम आया था, एक हिमयुग का। आगे जब डिटेल में बताएंगे तब बताएंगे। अब आइस एरा का टाइम आया था तो क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, तो आइस एरा से जब टेम्परेचर बढ़ा तो एक नॉर्मल टेम्परेचर आया होगा। तो ये जो मीसोलिथिक फेज था, ये ट्रांजिशन फेज था। ठीक, इसके बाद में आपके नेक्स्ट आते हैं हम नियोलिथिक। नियोलिथिक फेज में आते आते तक मनुष्य ने एग्रीकल्चर करना सीख लिया था। अब कभी आप लोगों ने यह सोचा है कि मनुष्य ने पहले शिकार करना ही क्यों सीखा, पहले एग्रीकल्चर करना क्यों नहीं सीखा? ऐसा क्यों? यही कहते हैं ना हम, पहले मनुष्य शिकारी था और बाद में वो कृषि करने लगा, तो मनुष्य में ये दिमाग पहले क्यों नहीं आया? ये जो पूरा का पूरा फेज है ना पृथ्वी पर, ये प्लीस्टोसीन एज का फेज है। ठीक, आपने ज्योग्राफिकल स्केल सुनी होगी ना, प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन। ठीक, तो प्लीस्टोसीन एज में पूरी पृथ्वी पर आइस जमी हुई थी, तो खेती करोगे कहां? खेती के लिए क्या चाहिए? जमीन। अब यहां मध्य पाषाण में आइस मेल्ट होगी, मेल्ट होगी आइस। आइस मेल्ट होगी तो मतलब बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या बनेगी? नदी बनेगी। नदी बनेगी तो वेदरिंग इरोजन करेगी, और वेदरिंग इरोजन करेगी तो बनेंगे प्लेन्स, और खेती होती है प्लेन में। तो यहां आके आपके नव पाषाण में आके क्या होने लगेगा? एग्रीकल्चर। क्योंकि इस फेज में, पैलियोलिथिक में, एग्रीकल्चर की कंडीशन थी ही नहीं पृथ्वी पर, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर आइस एरा चल रहा था आपके, हिमयुग। ठीक है, तो यहां ये याद रखना कि मनुष्य ने खेती करना क्यों सीखा। ये पहली दूसरी की किताब में लिखा होता है कि जंगलों में रहता था। अब आप अपने तरीके से सोचना शुरू करो। ठीक, क्योंकि आईएएस एस्पायरेंट हो, आप वो पहली क्लास का जवाब नहीं दे सकते कि जंगलों में रहता था, पेड़ों में रहता था, इसलिए खेती नहीं किया। ठीक, मनुष्य इतना इंटेलिजेंट प्राणी है कि अगर इसको रिसोर्स मिलेंगे ये यूज करेगा। रिसोर्स ही नहीं थे उस समय, क्योंकि पृथ्वी पर क्या जमी थी? बर्फ जमी थी। जब तक ये बर्फ पिघलेगी नहीं तब तक नदी नहीं बनेगी, और नदी नहीं बनेगी तब तक प्लेन नहीं बनेंगे, और जब तक प्लेन नहीं बनेंगे तब तक खेती हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये आइस एरा, ये आइस मेल्ट होगी तो ये ट्रांजिशन फेज चलेगा, और ट्रांजिशन फेज के बाद जब नदियां प्लेन बनेंगे तो यहां आते आते एग्रीकल्चर। ठीक, अब आगे का सिविलाइजेशन कैसे डेवलप होगा? हमेशा याद रखना, जहां एग्रीकल्चर करना सीखा विलेज डेवलप हुए। ठीक, स्थायी निवास आ गया, विलेज डेवलप हुए। फिर जहां सरप्लस एग्रीकल्चर हुआ, सरप्लस एग्रीकल्चर का मतलब आपके अत्यधिक मात्रा में कृषि जहां भी होने लगेगी, जहां भी अत्यधिक मात्रा में कृषि होगी, पूरा सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है ये।
अत्यधिक मात्रा में कृषि मतलब आपने खाना है, 1 क्विंटल गेहूं साल में खाते हो और 20 क्विंटल गेहूं हो रहा है, तो 19 क्विंटल क्या करोगे, बेच दोगे। आप ये देखोगे कि इस गेहूं को लेके कोई दूसरा सामान दे दे हमें। व्यक्ति की क्या होती है कि जब सर्वाइवल की नीड पूरी होती है, जैसे व्यक्ति की पहली नीड होती है आपके क्या, पेट भरना। पेट भरना पूरा हुआ, फिर आप देखोगे आप पे कितने पैसे बचे। अच्छा, अब कपड़े भी ले लेते हैं, अब जूते भी ले लेते हैं, ठीक, फिर भी पैसे बचे तो अब आपके मोटरसाइकिल भी ले लेते हैं। तो व्यक्ति की नीड बढ़ती जाती है, ठीक, और नीड हमेशा इनोवेशन को जन्म देती है, आविष्कार को, ठीक। तो यहां क्या होगा कि नियोलिथिक फेज के आते आते तक एग्रीकल्चर हुआ, फिर नियोलिथिक के बाद क्या आएगा, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, ताम्र पाषाण सभ्यता, यही तो है आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। यहां मेटल का यूज होना शुरू होगा। जब मेटल का आपके यूज होगा ना, तब इसका क्या होगा, पहले आपके मनुष्य खेती करता था, ठीक, मेटल तो थी नहीं, पत्थर था, तो पत्थर से कितनी जमीन खोदोगे, अब आ गई मेटल, मेटल से जमीन गहरी खोदेगी, गहरी खोदेगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 10 टाइम्स, सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ। तो सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब ज्यादा आपके पास होगा तो आप क्या करोगे, नीड बढ़ेगी, नीड से इनोवेशंस बढ़ेंगे, और रातों रात आपके ये जो सिविलाइजेशन होगी ना रूरल, ये अर्बन में कन्वर्ट हो जाएगी। अर्बन सिविलाइजेशन हमेशा सरप्लस एग्रीकल्चर की दम पे बनती है, ठीक, यही आपके हुआ। अब इसके बाद में हम देखते क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी, समाप्त हुई, फिर लौट के हम आ गए आर्यंस कल्चर पे। आर्यंस फिर गांव में पहुंच गए। आर्यंस कौन थे, आर्यंस का मुख्य पैसा क्या था, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ठीक, यही तो था। वैदिक काल के लोगों का मेन प्रोफेसर क्या था, प्रमुख व्यवसाय पशुपालन। फिर उत्तर वैदिक में आके फिर एग्रीकल्चर हुआ, उत्तर वैदिक में आके आयरन का यूज हुआ, और आयरन का यूज हुआ तो फिर सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये सिस्टम हुआ। वैदिक काल में आपके ना सिर्फ जानवरों की सुरक्षा करनी थी, ठीक, तो 10 लोग एक जगह रहते थे, उसी को कहते थे हम कबीला। उस कबीले में एक व्यक्ति को रक्षा का दायित्व दे दिया, उसे बना दिया राजा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आपके आके क्या हुआ, सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ, तो अब थोड़ा सिस्टम बड़ा हुआ, बड़े गांव हुए, बड़े नगर हुए, ठीक है। फिर आपके उत्तर वैदिक काल में जब सुरक्षा का दायित्व बढ़ा उस व्यक्ति के ऊपर, ठीक, तो जो वैदिक काल में जो टैक्सेशन सिस्टम आपके था वो कैसा था, वॉलंटरी। वैदिक काल में आप चाहो तो टैक्स दो, चाहो तो ना दो, उत्तर वैदिक में उसे कर देंगे मैंडेटरी, यानी कि अब राजा के पास भी क्या आना शुरू हुआ, पैसा। तो पैसा किसे बुरा लगता है, अब महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी यहाँ, और महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी तो अब ये गांव से नगर और नगर से महानगर, और ओरिजिन होगा महाजनपद। महाजनपद रातों रात थोड़ी बने होंगे, ये महत्वाकांक्षाओं नहीं तो बनाए, और फिर महत्वाकांक्षाओं में आएंगे अशोक जैसे राजा कि अब मगध से काम नहीं चल रहा, पूरा भारत हमारा होगा, तो ये बढ़ता चला गया सिस्टम। तो इसका मतलब क्या हुआ, नीड, और नीड के बाद में फिर एम्बिशन, जो महत्वाकांक्षाएं हुई, इन्होंने आपके गांव को नगर और नगर को आपके महाजनपद में परिवर्तित कर दिया, ठीक। तो ये तो हमने सिर्फ आपके क्या देखा, सिर्फ इतना डेवलपमेंट देखा आपके प्री हिस्ट्री, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री इतिहास का वो फेज जहां सिर्फ हिस्ट्रिकल एविडेंस हमें आपके मिलते हैं, यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लिटरेचर नहीं है। 26 लाख बीसी से 3000 बीसी का टाइम है, और इसे हम स्टोन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्य के सर्वाइवल का आधार था यहाँ आपके क्या, स्टोन, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक। पैलियोलिथिक ये पृथ्वी पे ज्यादातर टाइम आइस रहा था, मीसोलिथिक आइस मेल्ट होगी, ट्रांजिशन फेज था, और नियोलिथिक में मनुष्य एग्रीकल्चर करना सीख जाएगा। अब इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट आगे, ये तो हम सब पढ़ ही लिया यहाँ, इसको नोट कर लो, इसी को फिर तो समझ लेते हैं, यही तो समझ रहे थे। तो प्री हिस्ट्री को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में। तीनों को इंटरलिंक करते हुए चलना, एक दूसरे से इंटरलिंक करना है आप लोगों के यहां, कि पैलियोलिथिक से कैसे मीसोलिथिक, और मीसोलिथिक से कैसे नियोलिथिक। इसको नोट करो, इसको फिर हम समझ लें। हिस्ट्री में आपको कुछ याद नहीं करना है, डेट एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ये हमेशा याद रखना। जब तक कोई ऐतिहासिक महत्व ना हो उस डेट का, तब तक वो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। जैसे कि आपके 1700 से 1757 तक 57 साल नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ एक ही याद रखना है 1757, क्योंकि वहां एक हिस्ट्रिकल इंपोर्टेंस की घटना हुई थी जिसने आपके रातों रात क्या कर दिया था, ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने का एक अवसर प्रदान
कर दिया था। ठीक है, तो जो हम इतिहास के बारे में जो गलत अवधारणा है कि इतिहास में सिर्फ डेट याद रखनी है, डेट बिल्कुल याद नहीं रखनी, पूरी हिस्ट्री में मुश्किल से 20 डेट याद रखनी है, सिर्फ 20 और कुछ नहीं याद रखना। ठीक, हिस्ट्री को हमें पढ़ना है साइंटिफिक तरीके से, जिससे कि उसे दिमाग में लंबे टाइम तक बैठा सको। कौन सा पॉइंट? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बर्तन, परमानेंट रेजिडेंट। हाँ, व्हील। अब इसको पूरे को हम इंटरलिंक करेंगे, पहले कैसे कैसे सिस्टम आपके चला था। नोटेड? समझना, प्री हिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। प्री हिस्ट्री को ही हम आपके क्या कहते हैं? स्टोन एज, पाषाण काल। पूरे टाइम को इसको हम क्या बोलते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल, ठीक है। पैलियोलिथिक यानी कि पुरापाषाण, मीसोलिथिक यानी मध्य पाषाण, नियोलिथिक यानी नवपाषाण। ठीक, लिथिक का मतलब ही स्टोन होता है। यहां जहां आप लिथिक वर्ड देख रहे हो ना सबके पीछे, लिथिक का मतलब ही स्टोन होता है। ठीक है, अब आगे समझना, पैलियोलिथिक फेज, ये पृथ्वी पर वो फेज था जब आपके पृथ्वी पर आपके कौन सा टाइम था? आइस एरा। पूरी पृथ्वी पर बर्फ की मोटी मोटी आपकी चद्दरें जमी हुई थी। ठीक है, अब आगे समझना, अब पूरी पृथ्वी पर बर्फ की मोटी मोटी चद्दरें अगर जमी हुई है तो ये तो श्योर है मनुष्य खेती कर ही नहीं सकता, तो ये विकल्प तो दिमाग से निकाल दो। ठीक, अब आपके क्या होगा कि बर्फ की जब चद्दरें जमी है तो यहां सिर्फ वही एनिमल सरवाइव करेंगे जो सरवाइव करने की क्षमता रखते हैं, पहली चीज। ठीक है, तो इस समय का आपके जो मनुष्य होगा वो क्या होगा? खुले में रहेगा तो ठंड लगेगी। ठीक, तो क्या करेगा? वो रहने के लिए ढूंढेगा गुफाएं। मकान बनाना तो आता नहीं है उसे अभी। ठीक, तो रहने के लिए क्या ढूंढेगा? वो केव यानी कि गुफाएं। ठीक, अब इस समय का जो आपके मनुष्य होगा, इस समय का जो आपके मनुष्य होगा वो होगा कौन? हंटर यानी कि शिकारी। शिकारी क्यों होगा? क्योंकि एग्रीकल्चर संभव है ही नहीं इस समय। ठीक है,
अब यहां एक और खास बात, हम इस समय के मनुष्य को कहते हैं खाद्य संग्राहक मनुष्य था, वो भोजन को इकट्ठा करके रख लेता था। वो कोई इकट्ठा करके नहीं रखता था। जब टेम्परेचर ही -10 है, भोजन खराब ही नहीं होगा। खराब कैसे हो सकता है? -10 पे होगा ही नहीं कभी भोजन खराब। तो वो तो इन्होंने तो क्या किया, एक जानवर का शिकार कर लाए, वो जानवर आपके पड़ा है, उसी में से खा रहे हैं। ठीक, अब कोई बड़ा जानवर है, पहले जानवर होते थे बड़े। ठीक, इसको और अच्छे से विश्लेषण समझना, एक मूवी देखना 10,000 BC। 10,000 BC एक आपके हॉलीवुड मूवी है, हिंदी वर्जन भी है उसका, उसमें ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कैसी लाइफ थी 10,000 BC पे। ठीक है, तो यहां हम आपके देखते क्या है कि हम कहते हैं कि इस समय का मनुष्य खाद्य संग्राहक था। वो तो सिचुएशन थी उस समय की, खाना खराब हो ही नहीं सकता क्योंकि टेम्परेचर माइनस में। ठीक है, तो ये फूड कलेक्टर आपके हो गया। अब इसके बाद में याद रखना, यहां के बाद में अब यहां आगे चल के क्या होगा धीरे धीरे, अब जब वो आपके केव में रहेगा, केव में रहेगा, क्या विशेषताएं इस समय मिलेंगी। तो अब व्यक्ति ने खाना खाया, सो लिया, तो अब इसके बाद में अब आपके क्या करेगा, व्हाट्सएप फेसबुक तो थे नहीं। ठीक, तो इसके पास जो जानवरों की जो हड्डियां वड्डियां पड़ी रहती थी, उन्हीं से दीवारों पे खुरसता रहता था। ठीक, तो वही आगे चल के बना देंगी क्या, केव पेंटिंग। ये कोई पेंटर थोड़ी थे, इन्होंने तो सिर्फ क्या किया, अपने टाइम पास करने के लिए उन दीवारों पे काला पीला करना शुरू कर दिया। वही आगे चल के क्या बन जाएंगी, केव पेंटिंग। अब आगे चल के क्या हुआ कि किसी कारण से आपके इन्होंने देखा कि ये जहां जानवर का शिकार करके आए थे, ठीक, मान लिया लैंड स्लाइडिंग हो गई या कुछ हो गया, तो वहां पत्थरों की रगड़ से आपके आग लग गई, और आग लग गई तो घास में जो इनका जानवर था वो जल गया। अब ये दोबारा उस जानवर को खाने गए तो अच्छा लगा और टेस्टी लगा। पहले तो कच्चा मांस खाते थे, अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने एनालिसिस किया कि आग कैसे लगी, तो इन्होंने चकमक पत्थर एक मिला। अब इन्होंने भी रगड़ना शुरू किया, तो उससे इन्होंने फायर का आविष्कार किया, और अब ये भुना हुआ मांस खाएंगे। कैसा मांस खाएंगे, भुना हुआ। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आपके आगे आते हैं। इस फेज में 5 लाख BC से आपके कहां तक, 10,000 BC तक का टाइम आता है इंडिया में। वर्ल्ड में तो आपके ये ज्यादा ही है, इंडिया में आपके 5 लाख BC से 10,000 BC तक का ये टाइम है। वर्ल्ड में तो हमने 23 लाख BC से स्टार्टिंग बताई थी, क्योंकि इंडिया में क्या है कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हुआ है। अब क्लाइमेट चेंज आपके कहां हुआ है, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बताते हैं, ये कौन सा फेज था आप सभी को पता है, अगर ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा तो एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करें तो पहले सिर्फ एक आपके क्या हुआ करता था, पेंजिया। ठीक, पेंजिया में विघटन हुआ तो इसका आपके 2 पार्ट में टूटा, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ में अंगारा लैंड और साउथ में गोंडवाना लैंड। ठीक, गोंडवाना लैंड आगे टूटेगा किस में, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। तो इंडिया ये था, ये गोंडवाना लैंड का आपके पार्ट था, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में ये यहां से खिसक के पहुंच गया यहां। पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो गया इसका, और पहले के सारे प्रमाण खत्म। ठीक, तो पहले के क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ, उसका भी कोई रीजन होगा ना। अफ्रीका में क्यों मिलते हैं 26 लाख BC के प्रमाण, अफ्रीका में इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो वहीं था, और इंडिया अपनी जगह से आगे पहुंच गया। जो इंडिया यहाँ इक्वेटोरियल जोन में था वो पहुंच गया ट्रॉपिकल जोन में, तो क्लाइमेट चेंज हो गया पूरा। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि चूंकि इंडिया में आपके जो क्लाइमेट चेंज था ये आपके बहुत ज्यादा हुआ, इस वजह से आपके जो इंडिया में है आपके ये प्रमाण हमें आपके मिलते हैं कहां से कहां तक, सिर्फ 5 लाख BC से आपके 10,000 BC तक। अब यहां समझना, ये जो आपके पैलियोलिथिक ऐसे हम आगे बताएंगे, पैलियोलिथिक में भी आपके हायर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक 3 पार्ट में आपके डेवलप होगा। ठीक है, अब यहां आप क्या समझोगे, ये जो मनुष्य है ना, ये जो मनुष्य पैलियोलिथिक में भी, पैलियोलिथिक में जो उच्च पुरापाषाण होगा, इससे ये जो शिकार करेगा ये भारी पत्थरों से करेगा। किससे, भारी पत्थरों से, बड़े हथियार होंगे। फिर जब ये मध्य पुरापाषाण में आएगा, अब ये नुकीले पत्थरों से करेगा। ठीक है, हड्डियों से भी करना आपके शुरू कर देगा। और अब जैसे जैसे आपके ये और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, तो अब ये फेंक के मारने वाले हथियारों का आविष्कार करेगा, यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी। मिसाइल का मतलब यही नहीं होता कि ब्रह्मोस चली गई, मिसाइल का मतलब होता है फेंक के मारना। ठीक, तो यहां आते आते मनुष्य अपने सारे हथियार डेवलप करना शुरू कर देगा। ये डिटेल में आगे देखेंगे, अभी सिर्फ ये आप सिर्फ जनरल फिनोमिना समझ लो। अब इसके बाद में ये हंटर है।
अब आए हम मीसोलिथिक फेज पे। मीसोलिथिक यानी मध्य पाषाण ट्रांजिशन फेज है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक। ये टाइम है आपके 10,000 बीसी से आपके 6,000 बीसी के बीच का। यहां हमने क्या बताया, क्लाइमेट चेंज हो रहा है मतलब बर्फ पिघलेगी। बर्फ आपकी जब पिघलेगी तो आपके क्या होगा, नदियां बनेंगी। नदियां बेहतरीन इरोजन करेंगी तो मैदान बनेंगे, उनके डिपोजिशन से मैदान बनेंगे तो अब आपकी खेती की दशाएं निकल के आएंगी। तो ये पूरा आपके मीसोलिथिक ट्रांजिशन फेज है। और जब क्लाइमेट चेंज होगा तो यहां नए नए फ्लोरा एंड फौना आएंगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज है। जब कभी भी टेम्परेचर और आपके रेन की कंडीशन चेंज होगी, फ्लोरा एंड फौना चेंज हो जाएंगे, ठीक। यहां आपको भारी जानवर मिलेंगे, यहां हल्के जानवर मिलेंगे, ठीक। यहां कैसे जानवर, हल्के, ठीक है। अब आपके भारी जानवर यहां खत्म होते जाएंगे, भारी जानवर यहां खत्म हो जाएंगे, अब हल्के जानवर यहां आते जाएंगे। अब इस ट्रांजिशन के बाद आपके क्या हुआ कि जैसे ही हम नियोलिथिक फेज में आपके आएंगे, प्लेन आ गए, यानी मैदान आपके आ चुके थे। मैदान आ गए तो सबसे पहले होगा एग्रीकल्चर, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर के बाद एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि अगर खेती करनी है तो बैल भी चाहिए, ठीक। यह हुआ। हालांकि मनुष्य ने एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत तो पहले ही कर दी थी। कुत्ता, कुत्ते का ये प्रयोग किस लिए करते थे, शिकार को ढूंढने में, ठीक। अब इसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री, बैल भैंस, इनका पालन शुरू होगा, क्योंकि खेती के लिए चाहिए ही चाहिए। अब खेती अगर कर ली तो अब अनाज आएगा तो उसे रखने के लिए बर्तन भी तो चाहिए। तो यहां किसका आविष्कार होगा, पॉटरीज का। इसके बाद में क्या है कि खेती की है तो वहां रहना पड़ेगा। शिकार के लिए घूमना पड़ता था, लेकिन खेती के लिए रहना पड़ेगा, तो परमानेंट रेजिडेंस, स्थायी आवास होंगे। स्थायी आवास का मतलब आपके अब बन गए गांव, रूरल सिविलाइजेशन। अब खेती अगर की है तो खेत से घर तक अनाज लाना है, तो अब आविष्कार होगा व्हील, यानी कि पहिया, ठीक। तभी वो आसानी से घर तक आ पाएगा। तो ये जितने भी आपके ओरिजिन है, आपको ये याद नहीं रखना कि कौन सा कब आया, आपको ये याद रखना है पूरी मानवीय सभ्यता का निर्माण डिपेंड करता है उस समय की ज्योग्राफी के ऊपर। अगर इतिहास को समझना है तो आपको पहले ज्योग्राफी पे जाना होगा कि ज्योग्राफी क्या थी वहां की, ठीक। तो ज्योग्राफी आपके यहाँ आई सेरा, और यहां ज्योग्राफी जब हम आएंगे तो कुछ और होगी। इसके अकॉर्डिंग आई सेरा में क्या होगा, ये यहां ये ट्रांजिशन, और नियोलिथिक में क्या होगा, क्योंकि ये सब एग्रीकल्चर से जुड़ा है, जितना भी जुड़ा है, ठीक है। तो हम कहां आ गए, 6000 बीसी से 3000 बीसी तक। अब आते हम इससे आगे, ये हमने देख लिया स्टोन एज या आपके प्री हिस्ट्री, ठीक है। अब प्री हिस्ट्री के बाद में अब अगला आता है आपके प्रोटो हिस्ट्री। इसको आप नोट करो, फिर इसको समझाएं। समझ में आया यहां तक?
कर लिए नोट? इसके बाद अभी समझाते हैं तीनों को। तो प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास, ठीक है। तो आद्य इतिहास के बारे में सबसे पहले तो आप ये समझ लो, हिस्ट्रिकल एविडेंस यहां मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ऐतिहासिक साक्ष्य, स्क्रिप्ट है, आ तो चुकी थी लेकिन उस स्क्रिप्ट को रीड नहीं किया गया, तो इसका मतलब लिटरेचर साक्ष्य पे नहीं जाएंगे यहाँ, ठीक है। 3000 बीसी से 750 बीसी तक का टाइम है ये। सबसे खास बात यह है कि यहाँ मेटल का यूज आपके स्टार्ट हो चुका था। मेटल यानी धातु, मनुष्य के द्वारा यूज की जाने वाली पहली मेटल कौन सी थी? कॉपर। कॉपर यानी तांबा, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बिफोर हड़प्पा, हड़प्पा और आफ्टर हड़प्पा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, नियोलिथिक फेज तक मनुष्य एग्रीकल्चर करना सीख गया और यहाँ आ गई मेटल। मेटल आ गई तो जुताई गहरी होगी, सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो बिफोर हड़प्पा फेज 3000 बीसी से 2350 बीसी, ठीक। रूरल सिविलाइजेशन तो पहले ही डेवलप हो चुकी थी। यहां सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू हुआ। अब सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू हुआ तो हमने क्या कहा, लोगों के पास जब अनाज बचेगा तो अब ये आपके क्या करेंगे, अब ये नई नई चीजों की मांग करेंगे। मांग करेंगे तो पहले आपके क्या चल रहा था, बार्टर सिस्टम। हमारे पास में 20 क्विंटल गेहूं है तो आप 1 क्विंटल गेहूं ले जाओ, 1 क्विंटल चावल दे जाओ। लेकिन ये तभी होगा जब उसे चावल देके गेहूं चाहिए हो, ठीक। वस्तु विनिमय प्रणाली में तो यही होता था। अब मान लिया कि आप गेहूं लेके घूम रहे हो, कोई चावल दे दे, कोई चाहता ही नहीं है गेहूं लेना तो कैसे देगा चावल, तो इसका मतलब आवश्यकता बढ़ी कि ये सिस्टम गड़बड़ है, बार्टर सिस्टम। तो अब करेंसी सिस्टम चेंज हुआ, ठीक। और जैसे ही आपके सिस्टम चेंज हुआ अपन मूव कर गए कहां, हड़प्पा फेज, ठीक। हड़प्पा को बोलते हैं हम चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन, ताम्र पाषाण सभ्यता, ठीक है। कैसी सिविलाइजेशन थी, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन यानी शहरी सभ्यता थी। 2350 बीसी से 1750 बीसी। 1750 बीसी के बाद आके आपके होता क्या है कि किसी कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है। अलग अलग कारण दिए लोगों ने इसके, कोई कहता है मलेरिया से मर गए, कोई कहता है बाढ़ से, कोई कहता है सूखे से, कोई कहता है मार्ग परिवर्तन, कोई कहता है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब आते हैं हम इसके बाद आफ्टर हड़प्पा या पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन। पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन जो हमें मिलती है ये महाराष्ट्र में आपके इमामाबाद और दैमाबाद के आसपास दिखाई पड़ती है। और ऐसा मानते हैं हम कि जो हड़प्पा के लोग थे ये साउथ और वेस्ट की तरफ मूव कर गए थे, राजस्थान, फिर मालवा से नीचे और इमामगांव और दैमाबाद, ठीक है। तो पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन हड़प्पा के पतन के साथ शुरू हुई। ये भी एक रूरल सिविलाइजेशन थी और इधर 1750 बीसी से 700 बीसी। अब यहां जो पॉइंट समझना है वो पॉइंट समझना, पॉइंट ये समझना है कि ये है आपके पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन। यहां पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन डेवलप हो रही है, पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक। 1750 बीसी से 750 बीसी, यही टाइम बताया ना, 1750 बीसी से 700। और जहां हड़प्पा थी वहां अब एंटर होगी आर्यंस, वैदिक सिविलाइजेशन। जहां हड़प्पा था वहीं आपके आर्यंस आ गए और हड़प्पा के लोग किधर खिसक गए, नीचे। तो इधर आ गए आपके आर्यंस इसी टाइम में। इनका भी टाइम वही होगा ऋग्वेद का, 1500 बीसी से 1000 बीसी, ठीक है। तो यहां आपके शुरू होगा कौन सा कल्चर, वैदिक कल्चर, ठीक। तो पोस्ट हड़प्पा तो ये रूरल सिविलाइजेशन में बन गए और आर्य कभी यहां तक आए नहीं थे, आर्य कभी यहां तक
आए नहीं थे, क्योंकि आर्यों की जो संस्कृति थी वो सिर्फ सप्त सिंधु रीजन तक आपके सीमित थी, जहां हड़प्पा का विस्तार है। ठीक, तो अब हम आपके यहां देखते क्या है, ये पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन, इमामगांव देमाबाद महाराष्ट्र की तरफ, और इधर जहां आपके हड़प्पा थी वहां पहुंच गए कौन, आर्य। तो अब हमने यहां प्रीवियस पेज में क्या देखा कि प्रोटो हिस्ट्री, बिफोर हड़प्पा, हड़प्पा और आफ्टर हड़प्पा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट अब आपके फेज आता है कौन सा, हिस्ट्री। ठीक, अब इसको नोट कर लो, अब हम इसको देखते हैं और यहां पूरा डेवलपमेंट हम आपके 1947 तक समझते हुए आएंगे। इतिहास के पूरे डेवलपमेंट को हमने हिस्ट्रिकल और लिटरेचर एविडेंस के आधार पर सिर्फ 3 पार्ट में बांटा है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ठीक, हमने कहीं भी एक भी बार ये वर्ड यूज नहीं किया एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, जबकि हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब ये बताएंगे हम, अब ये इनका क्लासिफिकेशन किस आधार पे है, क्लासिफिकेशन के आधार अलग हैं। तो जब हम हिस्ट्रिकल और लिटरेचर एविडेंस के आधार पर बांटेंगे तब इतिहास के 3 हिस्से हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ठीक है,
कर लिया नोट। अब हम आते हैं इतिहास, ठीक है। अब हिस्ट्रिकल और लिटरेचर सोर्स के आधार पर हम इतिहास को आपके कौन से टाइम फेज में डिवाइड करते हैं, 1500 बीसी से 1947 बीसी। इस फेज को हम हिस्ट्री के प्योर हिस्ट्री के रूप में गिनते हैं, ठीक है। इस समय हिस्ट्रिकल एविडेंस मौजूद है। दूसरा स्क्रिप्ट बिल्कुल है, तो लिटरेचर ये भी होगा। यहां सबसे पहले शुरुआत होगी ऋग्वेदिक या आर्यंस कल्चर। अब हमने यहां कौन सा वर्ड यूज किया है, कल्चर, नॉट सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ऋग्वेदिक संस्कृति या आर्यन संस्कृति हम देखें तो ऋग्वेदिक संस्कृति एक रूरल सिविलाइजेशन थी। कैसी थी, रूरल, ग्रामीण संस्कृति थी। सोर्स इस संस्कृति की स्टडी का ऋग्वेद, 1500 बीसी से 1000 बीसी। कैसा समाज था ये, कबीलाई समाज। ये बड़े बड़े कबीले के रूप में आपके रहते थे। प्रमुख व्यवसाय एनिमल हस्बेंड्री, ठीक, पशुपालन। इसके बाद हम आपके आते हैं लेटर वैदिक कल्चर पे। लेटर वैदिक कल्चर 1000 बीसी से 600 बीसी का। इस समय आपके लोहे का प्रयोग शुरू हो चुका था। लोहे का प्रयोग शुरू होगा तो अब आपके यहां जो एग्रीकल्चर आपके सेकेंडरी, आपके जो ऋग्वेद में एग्रीकल्चर द्वितीय व्यवसाय था, उत्तर वैदिक में आके ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो जाएगा, ठीक। और यहां सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू होगा। और हमने कहा कि जहां कहीं भी आपके सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू होगा वहां हमेशा रूरल सिविलाइजेशन अर्बन में कन्वर्ट होना शुरू होगी, ठीक है। सेना तो यहां से ही रखने लगे थे, लेकिन अस्थायी थी। यहां आपके टैक्सेशन क्या कर दिया, परमानेंट कर दिया, तो सेना भी स्थायी हो गई, ठीक। तो पहले आपके बने नगर और राजाओं की महत्वाकांक्षाओं ने नगर से बढ़ा दिए बड़े बड़े नगर या महासाम्राज्य। फेज आ गया कौन सा, महाजनपद। महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मौर्य, मौर्य के बाद गुप्त, वर्धन, राजपूत, इस्लामिक इन्वेजन, सल्तनत फेज, मुगल, ब्रिटिशर्स और 1947। ये पूरा आपके डेवलपमेंट इस तरह से होता चला जाएगा। और इस हर चीज के हमारे पास रिटर्न एविडेंस है, ठीक है। तो जो रिटर्न एविडेंस मौजूद है जिन्हें हम पढ़ सकते हैं वो सब कुछ आपके किसके अंदर ले लिया हमने, हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं आपके, ठीक, हिस्ट्रिकल एंड लिटरेचर सोर्स के आधार पर, ठीक है। अब इतिहास का हम एक और क्लासिफिकेशन आपके देखते हैं, अगला क्लासिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। इसे भी समझ लें। समझना एक, इतिहास की अगर हम आपके बात करें तो ये क्लासिफिकेशन हमने किस आधार पर देखा था, हिस्ट्रिकल एंड लिटरेचर सोर्स। अब अगला क्लासिफिकेशन देखना। अब अगला क्लासिफिकेशन अब हम हिस्ट्रिकल और लिटरेचर सोर्स के आधार पर नहीं देख रहे। इतिहास का आपके एक क्लासिफिकेशन है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन इतिहास का दिया था जेएस मिल। ये ब्रिटिश राइटर थे आपके, ठीक है, ब्रिटिश जर्नलिस्ट भी थे। इन्होंने दिया रिलीजियस डोमिनेंस के आधार पे, धार्मिक प्रभुत्व के आधार पे। भारतीय इतिहास को ये जो जेएस मिल है ये 3 हिस्सों में बांटते हैं, हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया। हिंदू इंडिया का मतलब जब वर्चस्व किस धर्म का हो, हिंदू। तो अर्लीस्ट, हिंदू धर्म का कोई ओरिजिन का तो आता पता नहीं है, ठीक। प्रारंभ से लेके 1206 एडी तक। 1206 एडी में आपके किसकी स्थापना होगी, गुलाम वंश, सल्तनत काल आ गया। यहां हिंदू इंडिया खत्म। अब धार्मिक सत्ता किसकी आ गई, अब कन्वर्ट होगा ये मुस्लिम इंडिया। मुस्लिम इंडिया 1206 एडी से 1757 एडी। फिर धार्मिक सत्ता क्रिश्चियंस की या ब्रिटिशर्स की, तो अब शुरू होगा ब्रिटिश इंडिया 1757 एडी से 1947 एडी तक। इस क्लासिफिकेशन को नोट करो। हालांकि कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हिंदू इंडिया भारत में कौन सा फेज था जब हिंदू धर्म का वर्चस्व था, फिर मुस्लिम इंडिया कौन सा फेज था और ब्रिटिश इंडिया कौन सा फेज था। तो इतिहास का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पर, रिलीजियस डोमिनेंस, धार्मिक प्रभुत्व के आधार पर। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे आपके,
तो इतिहास का क्लासिफिकेशन, एक भारतीय इतिहास का, ये इतिहास का क्लासिफिकेशन इंडियन हिस्ट्री का चल रहा है, पूरी हिस्ट्री का नहीं है, ध्यान रखना। किसका क्लासिफिकेशन चल रहा है ये? इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का क्लासिफिकेशन। तो भारतीय इतिहास का एक जो परंपरागत वर्गीकरण है वो दिया था किसने? जेएस मिल ने, रिलीजियस डोमिनेंस के आधार पे। और ये भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में आपके डिवाइड करते हैं, हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया एंड ब्रिटिश इंडिया। ये क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? धार्मिक प्रभुत्व, रिलीजियस डोमिनेंस। ठीक है, हिंदू इंडिया जब हिंदुओं का आपके भारत में शासन होगा, अर्लीएस्ट टू 1206 एडी। मुस्लिम इंडिया जब मुसलमानों का शासन होगा 1206 एडी से 1757 एडी। ब्रिटिश इंडिया जब आपके ब्रिटिशर्स का शासन होगा 1757 एडी से 1947 ईस्वी। अब इतिहास, जो भारतीय इतिहास है, इसका एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन और है जो आपके लगभग सभी इतिहासकारों ने किया है, और ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है आपके एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। अब इसे समझना आप कि इस क्लासिफिकेशन का आधार क्या था, इसका भी तो कुछ आधार होगा। ठीक, जो हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपके आधुनिक भारत, ये बोलते हैं, किस आधार पर बोलते हैं? कभी आप नहीं बोला प्राचीन विश्व, मध्यकालीन विश्व, आधुनिक विश्व, भारत के संदर्भ में ही लगाते ना ये हम, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। विश्व के संदर्भ में तो कभी नहीं लगाया। वर्ल्ड के संदर्भ में जब भी हिस्ट्री की स्टडी करोगे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। इंडिया के संदर्भ में आप हिस्ट्री स्टडी जब करोगे तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री भी है, और एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न भी है। ठीक, तो ये जो एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न की जो व्यवस्था है, ये सिर्फ भारत के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो समझना इसे, इसका आधार समझ लो कि इसका आधार क्या है। नोट कर लिया? इंडियन हिस्ट्री का अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखें तो लगभग ये सभी इतिहासकारों ने दिया है। ठीक, और इस क्लासिफिकेशन का जो आधार है वो है कंसंट्रेशन ऑफ पावर, शक्तियां किसके पास में। ठीक, किसी राज्य के अंदर निर्णय लेने की शक्ति किसमें निहित है। ठीक है, इस आधार पे आपके सेंटर ऑफ पावर यानी शक्ति का केंद्र कौन है। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, शक्तियां किसमें निहित है, इस आधार पर हम आपके इंडियन हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया, इस पूरे चरण को हम कहते हैं बिफोर फ्यूडलिज्म। ठीक, सामंतवाद से पहले का चरण। मिडाइवल इंडिया, इस पूरे फेज को हम कहते हैं फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का चरण। और मॉडर्न इंडिया आफ्टर फ्यूडलिज्म, सामंतवाद के बाद का चरण। तो तीनों पॉइंट पे कॉमन एक वर्ड है फ्यूडल, सामंत।
इससे पहले की व्यवस्था, इसके बाद की व्यवस्था और सामंतवादी व्यवस्था। ठीक, यह सिस्टम हुआ। ठीक है, तो अब हम आपके यहां यह समझते हैं कि ये सामंत आपके था कौन, क्या था, कैसे था और क्यों इसके आधार पर इतना बड़ा क्लासिफिकेशन हो गया पूरे भारत का। ठीक है, हम अभी भी बोलते हैं, कोई पुरानी सोच बोलता है कि सामंतवादी मानसिकता है, तो ठीक है ये मानसिकता आपके। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया, इसको हम बिफोर फ्यूडलिज्म, सामंतवाद से पहले का चरण, प्रारंभ से लेकर 750 एडी। इसके बाद आपके मिडाइवल इंडिया, फ्यूडलिज्म 750 एडी से 1757 एडी। ठीक है, मॉडर्न इंडिया आफ्टर फ्यूडलिज्म 1757 एडी से 1947 एडी। अब इसे समझने का प्रयास करना। सबसे पहले हम आते हैं आपके किस पे, एंशिएंट इंडिया पे। किस पे आते हैं हम, एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया हमने आपको वो टाइम फेज बताया था, ठीक, सामंतवाद से पहले का। इसका मतलब यहां सामंत आमंत कुछ है ही नहीं। ठीक है, एंशिएंट इंडिया आपके वो टाइम फेज है जब सत्ता के केंद्र में होता था कौन, राजा। ठीक, शासन के केंद्र बिंदु में कौन है, राजा। ठीक, जैसे कि आपके ये कोई क्षेत्र है, मान लिया मौर्य साम्राज्य है। ठीक है, इस मौर्य साम्राज्य के अंदर आपके बैठा हुआ है अशोक। ठीक, इस पूरे मौर्य साम्राज्य में आपके लॉ बनाएगा कौन, सम्राट अशोक। लॉ को एग्जीक्यूट करेगा कौन, सम्राट अशोक। जस्टिस कौन देगा, यह भी सम्राट अशोक। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, सम्राट अशोक। रेवेन्यू कौन कलेक्ट कराएगा, यह भी अशोक। और आर्मी कौन रखेगा, अशोक। ठीक है, प्राचीन भारत या एंशिएंट इंडिया आपके वो टाइम फेज था जब सत्ता के केंद्र बिंदु में हमेशा होता था किंग। ठीक, महाजनपद फेज से आपके मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य तक ये व्यवस्था आपके बराबर बनी रही। उत्तर भारत के अंदर आपके एक मात्र अंतिम शक्तिशाली आपके राजा होता है हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन की आपके जैसे ही डेथ होती है 650 एडी के आसपास हो जाती है। हर्षवर्धन की डेथ के बाद आपके उत्तर भारत के अंदर ऐसा कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं हुआ जो अपने साम्राज्य को कंट्रोल में रख सके। अब साम्राज्य को कंट्रोल में रखने का मतलब क्या है, जो राजधानी के आसपास के क्षेत्र है वहां तो राजा का नियंत्रण रहता था, लेकिन जो राजधानी से दूर के क्षेत्र है वहां नियंत्रण नहीं रहता था। वहां के लोगों को आपके बेहतर प्रशासन न मिलने के कारण समय समय पर विद्रोह शुरू हो जाते थे और राजा की सत्ता को आपके चैलेंज कर देना लोग क्या कर देते थे, शुरू कर देते थे। तो अब आपके होता क्या है, हर्षवर्धन की डेथ के बाद चूंकि भारत के अंदर एक भी ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं हुआ जो अपने पूरे साम्राज्य को अपने कंट्रोल में रख सके। मौर्य और गुप्त तो थे, इन्होंने पूरे साम्राज्य को अपने कंट्रोल में रखा। इनका साम्राज्य जो मौर्य और गुप्त का था और वर्धन, ये सेंट्रलाइज्ड शासन था, केंद्रीकृत व्यवस्था जहां समस्त शक्तियां किसके पास थी, राजा के पास। ठीक है, ये आपके पाटलिपुत्र में बैठ के निर्णय लेते थे कि इस देश में होना क्या है और वही होता था। ठीक है, तो अब हम यहां देखते क्या है कि हर्षवर्धन की डेथ के बाद आपके ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ जो अपने साम्राज्य को कंट्रोल में रख सके। तो हर्षवर्धन की डेथ के बाद आपके जो राजा आए उन्होंने किया क्या, ट्रांसफर ऑफ पावर। इन्होंने शक्तियां दूसरे व्यक्तियों को दी। ये राजा का आपके क्षेत्र है, इस राजा ने अपने क्षेत्र को 4 हिस्सों में बांट दिया, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, 4 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, और ये केंद्र में आपके आ गया कौन, राजा। इस एरिया 1 का शासन राजा ने एक व्यक्ति को दिया और उस व्यक्ति का नाम पड़ गया फ्यूडल यानी कि सामंत। एरिया 2 का भी शासन दूसरे व्यक्ति को दिया, फ्यूडल 2। एरिया 3 का शासन फ्यूडल 3, एरिया 4 का शासन फ्यूडल 4। अब ये फ्यूडल या सामंत करता क्या था, जो काम यहां राजा कर रहा है इतने बड़े क्षेत्र में, वो इस छोटे क्षेत्र में सामंत कर रहा है। यानी कि ये लॉ भी बनाएगा इस क्षेत्र में, लॉ को एग्जीक्यूट भी करेगा, ठीक, जस्टिस भी देगा, इसके अलावा रेवेन्यू भी कलेक्ट करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी करेगा और इस सामंत को आर्मी रखने का भी राइट था। इस सामंत को आर्मी रखने का भी राइट था। यहीं से आपके ये पूरी व्यवस्था आपके क्या होगी, यहीं से ये पूरी व्यवस्था आपके गड़बड़ाना शुरू होगी। कैसे शुरू होगी, इन्होंने सामंत को दे दिया आर्मी रखने का आपके राइट, ये है आपके किंग। ठीक है, और ये है आपके किंग के आसपास आपके 4 फ्यूडल, फ्यूडल 1, फ्यूडल 2, फ्यूडल 3
और फ्यूडल 4। मान लिया कि किंग के पास आपके जो आर्मी है, किंग के पास जो आर्मी है, ये आर्मी है कितने की, 1200 लोगों की, 1200 की आर्मी है, ठीक है। फ्यूडल 1 इसकी आर्मी है 800 की, इनके पास 800 की आर्मी है। फ्यूडल 2 इनके पास आपके 700 की आर्मी है, ठीक। फ्यूडल 3 इनके पास 600 की आर्मी है, ठीक है। फ्यूडल 4 इनके पास 500 की आर्मी है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, कोई भी 2 सामंत मिल गए ना, राजा को हटा देंगे। एग्जैक्ट यही फेज था सामंतवाद। सामंतवादी व्यवस्था लाई तो इसलिए गई थी कि इन क्षेत्रों में अच्छे से शासन हो सके, ठीक। क्योंकि जहां कहीं भी डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण होता है, शक्तियां टॉप से बॉटम जाती है, वो हमेशा बेहतर प्रशासन के उद्देश्य से जाती है। और आपके इन राजाओं का उद्देश्य भी ये था, लेकिन इन राजाओं को ये नहीं पता था कि इन सामंतों की महत्वाकांक्षा इतनी हो जाएंगी कि राजा को ही चैलेंज कर देंगे। अब आपके जब हम मिडाइवल इंडिया में आपके यहां पहुंचेंगे, तो मिडाइवल इंडिया में आपके सल्तनत काल के आते आते तक इन सामंतों का रोल इतना बढ़ जाएगा शासन में कि राजा कौन बनेगा ये सामंत निर्धारित करेंगे, ठीक। यानी बलवन के टाइम तक आते आते के चहलगामी तक आए 40 सबसे शक्तिशाली आपके सामंतों का समूह। पूरे सल्तनत काल में सामंती व्यवस्था प्रभावी रहेगी। यहां सामंत जिस व्यक्ति को फेवर करेंगे वो किंग है। ये सामंत किसी साम्राज्य बदलने की आपकी सिचुएशन में रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में मुगल काल, मुगल काल में वही राजकुमार राजा बनेगा आपके जिसे सामंत चाहेंगे, ठीक। एंशिएंट इंडिया में सामंत आमंत कुछ नहीं था। यहां राजा के आपके 100 भाई हैं, अशोक ने उठा के 99 उड़ा दी, अशोक है किंग, उसे किसी सामंत का समर्थन नहीं चाहिए, लेकिन यहां चाहिए था। सल्तनत काल और मुगल काल में सिर्फ भाइयों की हत्या से आपके सिंहासन नहीं मिलेगा, सामंतों का भी समर्थन चाहिए होगा। तो सामंतवादी व्यवस्था वो व्यवस्था थी आपके, कौन सी व्यवस्था थी, जहां आपके शासन की शक्ति राजा से भी निकल के सामंतों के हाथ में पहुंच गई। राजा खुद निर्भर सामंतों पे हो गया। राजा को खुद डर रहता था कि कहीं आपके ये सामंत गड़बड़ ना कर दें। सामंतों को हमेशा अपने विश्वास में लिए रहना होता था। अब आगे चल के आपके व्यवस्था क्या होती है कि आगे चल के इसी सामंतवादी व्यवस्था ने आपके किया क्या, अब यहीं से आपके सामंतवादी व्यवस्था पूरे मिडाइवल में चली। पूरे मिडाइवल इंडिया में आपके जब हम आते हैं तो मुगल काल में एकमात्र सबसे शक्तिशाली आपके राजा, जिसके बाद पूरा मुगल वंश ही टूट गया, औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब आपके शक्तिशाली नहीं था, औरंगजेब आपके क्रूर भी बहुत था। अगर किसी सामंत ने विद्रोह आपके किया तो एक खोलते तेड़ के कढ़ाई में डलवा देता था। इतनी बुरी तरीके से आपके दंड देता था कि उसको देख के दूसरा सोचते ही नहीं थे, ठीक। यानी कि आपके ये जो औरंगजेब है ये आपके मोम को गर्म करके उसमें फेंकवा देता था और स्टैच्यू लगवा देता था कि इन्होंने विद्रोह किया था। तो विद्रोह ही नहीं सोचता था कोई उसके बारे में। तो अब यहां औरंगजेब जब तक एग्जिस्ट करता था, औरंगजेब जब तक एग्जिस्ट करता था, जब तक जिंदा था, तब तक तो मुगल साम्राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य इसी का था पूरे मुगल साम्राज्य में, औरंगजेब का, ठीक है। तो अब यहां औरंगजेब की डेथ होती है कब, 1700। अब 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद अब आपके हुआ क्या, F1 F2 ये सामंत है सारे, F3 F4, ठीक। F1 ये सामंत है आपके दक्कन के, निजामुल मुल्क उर्फ चिरकिलिज खां। इन्होंने कहा औरंगजेब तो गए, अब हम स्वतंत्र, ठीक है। फिर आपके आ गई F2, ये सामंत है आपके मुर्शीद कुली खां, बंगाल। इन्होंने कहा अब हम भी स्वतंत्र। तीसरे चले आए आपके अवध के सामंत, इन्होंने कहा ये हो गए तो हम भी अलग, क्या, क्योंकि मुगल साम्राज्य में तो औरंगजेब तो है नहीं, दम किसी में बची नहीं है, ठीक है। तो अब आपके क्या हुआ इस फेज में कि जैसे ही औरंगजेब की आपके डेथ होती है, वैसे ही जो आपके मुगलों के सामंत थे इन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित करना शुरू किया, ठीक। अब इसमें एक कहानी और यहां साथ साथ चल रही है। एक कहानी और साथ साथ ये चल रही है कि 1600 में भारत में आ चुके थे अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी तो इन्हें वाच कर रहे हैं भारत में चल के आ रहा है, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी तो छोड़ो, ब्रिटेन के राजघराने की औकात नहीं थी कि मुगल साम्राज्य से पंगा ले ले जब तक औरंगजेब था, ठीक। और एक अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर शासन कर दिया। तो भारत पे इन्होंने शासन हम लोगों की कमजोरी की वजह से किया है, ठीक,
ताकत से नहीं। कैसे? हम लोगों की कमजोरी की वजह से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि ये जो शक्तिशाली आपके जो मुगल साम्राज्य है, ये तो छिन्न भिन्न आपके हो गया। इतने बड़े साम्राज्य से लोहा लेना मुश्किल था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि ये बंगाल के आपके सिराजुद्दौला, इनकी सेना तो कुल 800 की है। यहां से शुरू करते हैं। 1757 प्लासी, सबसे पहले इन्होंने एक क्षेत्र को जीता। 1764 बक्सर, अब इन्होंने आपके उत्तर भारत के सभी लोगों को लगभग जीत लिया। ठीक, तो अब यहां आपकी कहानी क्या हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी ये वॉच कर रही थी कि इतने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का अगर पतन हुआ है तो उसके पतन का कारण है ये। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपना शासन लेके आएगी तो वो सामंत तो कभी नहीं रखेगी, चाहे कोई दूसरी व्यवस्था ले आए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जमींदार तो थे, ठीक, जमींदार के कहने पे पुलिस आ भी जाती थी, लेकिन पुलिस और सेना रखने का अधिकार इन्होंने जमींदारों को नहीं दिया। तो ये आपके फेज कौन सा हो गया? मॉडर्न इंडिया। तो ये क्लियर हुए तीनों फेज। एंशिएंट इंडिया, शक्ति के केंद्र बिंदु में आपके कौन होगा? राजा। मिडाइवल इंडिया, शक्ति के केंद्र बिंदु में आपके होगा कौन? सामंत। और मॉडर्न इंडिया, शक्ति के केंद्र बिंदु अब आपके डिसेंट्रलाइज्ड हो गए। किसी एक व्यक्ति में इन्होंने ब्रिटिशर्स ने पावर नहीं छोड़ी। भारतीयों के हाथ में तो बिल्कुल नहीं छोड़ी, सीधा पावर आपके गवर्नर के हाथ में लेके गए थे। ठीक है, तो ये थी आपकी व्यवस्था, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। क्लियर हुआ है? ठीक है, इसे आप नोट कर लो फटाफट।